नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स हैं। पीसीएस में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो प्री और मेंस दोनों में काम आना चाहिए, ऐसा मतलब पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मेंस में भी काम करेंगे, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करने के लिए। अगर आप प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें हम वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होगी, यहाँ तक कि याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 49 तो 49 49वां विजय दिवस कब मनाया गया? विजय दिवस कब मनाया गया? अभी फिलहाल जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को हमारा देश का विजय दिवस होता है। क्यों होता है ये जानना जरूरी है। उससे पहले दोस्तों को बताऊँ, हमारे देश में 2 विजय दिवस होते हैं। एक होता है आपका विजय दिवस जो 16 दिसंबर को होता है, जो 1971 वॉर में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस वॉर को जीतने के बाद इंडिया ने विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया, क्योंकि 16 तारीख को ही साइन हुआ था, वो पैक्ट पे साइन हुआ जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। एक विजय दिवस तो ये होता है। एक विजय दिवस होता है कि जो कारगिल वॉर जो हुई थी 99 में, जब पाकिस्तान ने हमारे जो बंकर्स थे, जो सर्दियों में हम खाली कर देते थे, वहाँ पे जाके वो उन्होंने कब्जा कर लिया और उसको छुड़ाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। बहुत मुश्किल वॉर थी। जो 1971 की वॉर थी उससे भी ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो हम अपने देश में ही लड़ रहे थे। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, हम अपने देश में लड़ रहे थे। तो उसको जीतने के बाद भी हम लोग कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। तो विजय दिवस जो है 2 हैं। एक है 1971 का जो वॉर हुआ उसके उपलक्ष्य में, और एक जो कारगिल वॉर जो हमने जीता उसके उपलक्ष्य में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? दोस्तों, असम सरकार जो है उसने बोला है कि जितने भी ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती है या अरबी पढ़ाई जाती है, और ऐसे स्कूल जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनको बंद करने की कुछ ऑर्डर दिया है। इसके पीछे तर्क दोस्तों ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो मदरसे हैं, और या ये आपका ये कह लीजिए कि जो गुरुकुल टाइप के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वो दी जाती है, और कोई जो करंट नॉलेज होती है, जो जिसको पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी लग सकती है या प्राइवेट नौकरी भी अच्छी कर सकते हैं, वो नौकरी, वो पढ़ाई उस स्तर की पढ़ाई नहीं होती है, उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है। तो ऐसे मदरसे और ऐसे गुरुकुल जिनको बंद किया गया है, इसके पीछे तर्क है कि वहाँ पर अप टू डेट चीज़ें नहीं होती हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मदरसों को ज़्यादा टारगेट किया गया, बीच में संस्कृत स्कूल डाले गए, मदरसों को टारगेट किया गया, जहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर एक फंडामेंटलिस्ट जो अप्रोच होती है या कट्टरवाद जो है इन मदरसों से फैलता है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए ये कोशिश की गई है। ये ऑर्डर असम सरकार ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? एक बायलैटरल ट्रीटी हुई है, एक बायलैटरल एक मीटिंग हुई है इंडिया की और आपका म्यांमार की, जहाँ पर उन्होंने ड्रग कंट्रोल की बात की है। ठीक है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन की बात की है, यहाँ की जो ड्रग्स होते हैं उन्हें किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच में ये दूसरी बैठक है ये। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर ये तो करंट अफेयर्स हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम चीज़ों को और गहराई में लेके जाएँ, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बन जाते हैं यहाँ पर। कई बार ऐसा आता है कि करंट जो ड्रग्स होते हैं उसमें एक बार सवाल आया भी था कि किस तरह के ड्रग्स होते हैं। कुछ नाम दिए थे और बोला गया था कि ये इसमें से कौन से है वो ड्रग्स की कैटेगरी में है क्या। दोस्तों, अभी जो पिछले 6 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड की, उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया और ये पता लगा कि उन्होंने वो गांजा पीते थे, कैनिबल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो उस चीज़ को मतलब कि सरकार ने एक मीटिंग की है, बोला गया है कि गांजे को जो आपका ड्रग्स की जो सूची है उससे हटाने की बात की गई है। ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर गांजे को आप रखते हैं, जैसे कहते हैं कैनबिस कहते हैं उसको, अगर आप अभी रखते हैं तो आपके खिलाफ सरकार जो है एक ऐसा कानून है जिसको हम बोलते हैं आपका है नार्कोटिक ड्रग्स एंड
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, जिसके तहत अगर आप गांजा वगैरह रखते हैं या कोई और ड्रग्स रखते हैं तो आपको जेल हो सकती है। इंडिया ने एक कन्वेंशन हुआ है, ठीक है, आपका उस कन्वेंशन ये 63rd कन्वेंशन का सेशन है यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर है। उसमें इंडिया ने बोला है कि हम ऐसे ड्रग्स के जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है जैसे कि गांजा, इसको हम लिस्ट से बाहर कर दें, ठीक है। ये इंडिया ने इस बात को बोला गया है। अब होता क्या है दोस्तों, कैनबिस वगैरह चीज़ें होती हैं, ये आपके रिसर्च वगैरह में बहुत काम आती हैं, ये बाकी चीज़ों में बहुत काम आती हैं। हम इसको ड्रग्स, इसका एक पहलू है, पक्ष है। इंडियन जो है कन्वेंशन में ये बोलती है कि इनको लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, जो जो फोर्थ शेड्यूल है उससे बाहर कर दिया जाए, जिससे कि इनको रखने की या उसका जो उनके साथ व्यापार करने की जो है चीज़ें ईजी पड़ जाए। लेकिन अभी बात चल रही है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है नार्कोटिक ड्रग्स के ऊपर अगर फैसला ले भी लेता है कि हम इसको गांजे को हम लिस्ट से बाहर कर देंगे, शेड्यूल से बाहर कर देंगे, तब भी जो फोर्थ शेड्यूल है, तब भी जब तक इंडिया में ये जो आपका एनडीपीएस एक्ट है, जब तक उसको हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है। तो गांजा है, कुछ और भी होते हैं जैसे ओपियम है, अफीम जिसे कहते हैं, ये तो खतरनाक चीज़ है, ठीक है। साथ में एक आता है एमडीएमए आता है, एमडीएमए इससे मिथिलोनो डाइऑक्सी मिथेनाम्फेटामिन, ये चीज़ें हैं एमडीएमए, ये अपने आप में ड्रग्स में आता है। कोकीन ड्रग्स में आती हैं, ठीक है। गांजे की बात की गई है, इसको हटाने की बात की गई है। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, गांजे की बात की गई है, ठीक है। कैनबिस की बात की गई है, जिसको सरकार चाहती है कि इसकी ट्रेडिंग पे या उसको यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है ड्रग्स के ऊपर, वो शेड्यूल 4 से लिस्ट से हटा दे उसे, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएँ, तो वहाँ पर आपको सवाल पूछ सकते हैं आपसे। तो आप समझना है कि कोकीन की बात नहीं हो रही है, ये ओपियम की बात नहीं हो रही है, ये कैनबिस की बात है, गांजे की बात हो रही है, ठीक है। जेएस मुरलीधर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जेएस मुरलीधर जो हैं वो आपके उड़ीसा के राज्य के आपके चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा बने हैं, ठीक है। जेएस मुरलीधर एग्जाम से 6-8 महीना पहले जितने चीफ जस्टिस बनते हैं या नए जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको थोड़ा सा नज़र रखना है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अब जीएस को जोड़ के पढ़ते हैं इसको, तो जो दोस्तों आपका जो संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अपॉइंटमेंट जजेस के बारे में बात की गई कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। दोस्तों चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उसका अपॉइंटमेंट जो होगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, कब किससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, इनसे आपका कंसल्ट करने के बाद ये करेगा। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट दोनों राष्ट्रपति से कंसल्ट करने के बाद राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ उस स्टेट को अपॉइंट करते हैं। तो मतलब मुरलीधर के जो जेएस मुरलीधर जी की बात हुई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर दोनों ने कंसल्ट किया होगा राष्ट्रपति के साथ। लेकिन जब अदर जजेस की बात आती है, जो दूसरे जजेस की बात आती है, तो वहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जो हाई कोर्ट होता है उससे मिलते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर कंसल्ट है, यहाँ पर आकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे बात नहीं होती है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा तो राष्ट्रपति, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा। लेकिन अगर बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो राष्ट्रपति, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। तो इस माइन्यूट फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज जाओगे। तो जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है। हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन जज बन सकता है। देखिए जजेस के लिए बहुत सिंपल सी बात है, वैसे तो एक होता है जो आपका जुडिशरी का पेपर पीसीएसजे का पेपर होता है, आप उसमें देते हो, उसमें पहले आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनते हो, उसके बाद प्रमोट होकर आप हाई कोर्ट के जज बन जाते हो। एक तरीका तो देखिए ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपको, अगर आप हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है, और आपने 10 साल की आपको एक्सपीरियंस है, वकालत का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 साल का आपको हाई कोर्ट में वकालत का एक्सपीरियंस है, तो आपको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, एक एग्जाम के माध्यम से रास्ता भी है, पीसीएसजे के माध्यम से भी रास्ता है, और एक आपका अपॉइंटमेंट के है, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। अगर हम एज की बात करते हैं तो जो आपका जजेस का जज है वो 62 आपका ईयर्स का आपका एज तक वो जज रह सकते हैं, ठीक है। हटेंगे कैसे, देखिए जजेस हटने का कैसे, भाई चीफ जस्टिस ऑफ
या जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस हटने का क्या प्रावधान है, ठीक है? देखिए, पहले तो वो है कि जज अपना जो है वो खुद ही रिज़ाइन कर दें। पहला तो देखिए यही है, ठीक है? अपना जो रेज़िग्नेशन है वो राष्ट्रपति को दे दे और अपने आप रिज़ाइन कर ले। अगर उसको लगता है उसको नौकरी छोड़नी है या कुछ भी कारण है उसको नौकरी छोड़ना चाहता है, तो राष्ट्रपति को, गवर्नर को नहीं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है देखिए। जो अपॉइंट करता है वो हटाता है, तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है तो राष्ट्रपति को ही जो जज साहब हैं वो लेटर लिखेंगे, ठीक है? हटा दिया जाएगा। वहाँ से राष्ट्रपति हटा देंगे, ठीक है? या कभी-कभी होता है कि लोग रेज़िग्नेशन देते हैं, तो रेज़िग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करने की जगह वो किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब यूपी का है तो जाके वो महाराष्ट्र में आ सकता है, ऐसा कर सकते हैं। अ, जो हाई कोर्ट के जज हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उसी तरह से इसको रिमूव करने का प्रावधान है, ठीक है? क्या कब होता है? जब पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट जो होती है मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हो, मतलब कि जैसे मतलब कि जितना सदन है उसका 50% से ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो और वो लोग जो 50% ज़्यादा से मौजूद है और वो 2/3 मतों से मेजॉरिटी होती है, 2/3 वाली मेजॉरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी जो 50% से ज़्यादा, एक होती है 2/3 यानी 66% से ज़्यादा, ठीक है? तो 66% वाली जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, उस माध्यम से अगर वो एक प्रपोजल पास करते हैं हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग, तब जाके राष्ट्रपति उस जज को रिमूव कर सकता है, रिमूव करता है, ठीक है? सवाल ये 2019 में आया था कि जब हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना होगा, तो मान लीजिए लोकसभा में एक प्रपोजल जाएगा, तब जाएगा जब 50% ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट हो और उसके बाद वो लोग स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से उसको एक बिल पास करें या प्रपोजल पास करें। फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी ऐसे होगा। उसके बाद राष्ट्रपति इसको अगर अपनी सहमति दे देगा, तो वो जज को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है। ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए भी है, हाई कोर्ट जजेस के लिए भी है। अब सवाल ये बनता है कि इसको इतना मुश्किल क्यों किया गया है? देखिए, इसको इतना मुश्किल इसलिए किया गया है, अभी आपको मेंस में आपको जोड़ सकते हैं, सवाल मेंस में आते हैं। इसको मुश्किल इसलिए किया गया है कि जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर सकें। ऐसा ना हो कि अगर ऐसी सरकार आती है जो प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर कि भाई अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग फैसला नहीं दोगे तो हम आपको हटा देंगे, नौकरी से हटा देंगे। तो वो ऐसा दबाव ना रहे और एक उनको हटाने का प्रावधान तो हो, क्योंकि देखिए प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हटाना हो तो। प्रावधान तो बट इतना आसानी से ना हटे कि ईमानदार लोग से कोई काम कर रहे हो तो उसको ऐसा ना हो कि कोई सरकार आए और बिल्कुल रैंडमली हटा दे। तो वो चीज़ें ना हो, तो ये ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल प्रावधान किया गया है कि पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया गया है कि वहाँ पे बाकी मेंबर्स भी होंगे, वो सोच समझ के फैसला लेंगे इसके अंदर। तो जो ये बातें मैं बता रहा हूँ अभी, ये कि हटाने का प्रावधान इतना मुश्किल क्यों किया गया है, ये आपका मेंस है। जो अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मतों से वो प्रपोज़ल पास होना चाहिए, वो आपका प्री है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है आपको, ठीक है? अच्छा, एक जो होता है जजेस होते हैं वो कोलिजियम के माध्यम से होते हैं, ठीक है? जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और बाकी जो 4 जो जजेस होते हैं, वो लोग मिलके अपॉइंट करते हैं और वो मतलब रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति उसको साइन करता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस कॉलेजियम सिस्टम को? इसमें अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जजेस मिलकर अपने ही डिपार्टमेंट के अपने जूनियर जजेस का वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि पूरा होल एंड सोल जो पावर होती है वो जजेस के पास होती है, तो बहुत संभव है कि यहाँ पर भाई-भतीजावाद शुरू हो जाए। जजेस अपने मनपसंद के जजों को ही अपॉइंट करें या लोगों को अपॉइंट करें। तो इसलिए सरकार जो थी वो कह रही थी, जब मोदी सरकार आई 2014 में, उन्होंने कहा कि हम एनजेएसी को हम पास करेंगे, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो होता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सरकार के बंदे हों, अपोजिशन पार्टी के बंदे हों और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सब मिल के एनजेएसी को पास करें। बट एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है, बोला है कि ये सही नहीं है, जो पर्सनली मुझे लगता है कि गलत फैसला है। क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीनियर ही आपको अपॉइंट करें और आपको प्रमोट करें। तो ऐसा बहुत चीज़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे तो कुछ आपका एक सुप्रीम कोर्ट पे एक आपका मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना, उसकी पावर्स को भी तो चेक करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे देश में तो बैलेंसिंग ऑफ पावर है, चाहे वो सरकार हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे चाहे जुडिशरी हो, सबको एक दूसरे से आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई भी ऐसा ऑर्गन बहुत मजबूत हो जाएगा तो वो दिक्कत कर सकता है वो। संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पर द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? द शौर्य अनबाउंड जो एक किताब लिखी गई है जी, उसका जो विमोचन है वो ओम बिरला साहब ने किया हुआ है।
ठीक है, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो हो गया। अब जीएस में आते हैं। जीएस प्री में कैसा आता है? देखिए, स्पीकर जो होता है अब इसके स्पीकर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पीकर, एक होता है प्रो टर्म स्पीकर। कई बार सवाल आया है कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है, प्रो टर्म स्पीकर। देखिए, स्पीकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शंस हुए और एक लोग मेंबर्स चुन के आते हैं, तो एक सबसे बुजुर्ग जो होता है या सबसे एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, उसको प्रो टर्म स्पीकर बना दिया जाता है, जिसका काम होता है कि सभी मेंबर्स को वो ओथ यानी कसम दिलवाएगा। उसके बाद फिर वो स्पीकर का चुनाव तक वो रहता है। फिर स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर का चुनाव होने के बाद जो बंदा स्पीकर बनता है वो अपनी सीट पर आ जाएगा और प्रो टर्म स्पीकर हट जाता है। ठीक है, तो प्रो टर्म स्पीकर का काम ये होता है कि मेंबर्स को ओथ दिलाए, कसम दिलवाए, ठीक है, और स्पीकर के चुनाव तक वो बना रहे। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर। वो कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई नहीं, कोई भी सीनियर मेंबर को बना दिया जाता है। अब आता है कि स्पीकर जो होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पीकर जो है वो सिंपल मेजोरिटी से चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे को स्पीकर बनाना है और दो लोग खड़े हो गए, तो जिसको जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा जिसे वोट मिल जाएंगे वो स्पीकर बन जाएगा। ठीक है, अब सरकारें चाहती हैं कि जो स्पीकर हो वो उनकी पार्टी का हो, उनका बंदा हो। क्यों? अब जैसे बिहार में भी क्या हुआ कि बिहार में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए, वहाँ पर कोशिश बीजेपी कर रही थी कि जो स्पीकर बने उनका बंदा बने। क्योंकि जैसे कुछ ऐसे मैटर पे, जैसे कि मनी बिल हो गया, कि मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उस पर पूरा स्पीकर का एक अपना एक पावर होती है। या कोई मेंबर को निकालना हो, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, या कोई और कुछ गड़बड़ हो गई जिससे जो स्पीकर कर सकता है, या कोई ऐसे मान लीजिए कोई सभा लगी है या कोई डिस्कशन हो रहा है, तो उसको चलाना रोकना, इसका कंट्रोल जो होता है स्पीकर का होता है। तो अगर पार्टी का मेंबर होता है तो फिर वो बहुत हेल्प मिल जाती है इससे। ठीक है, जस्टिस हिमा कोहली किस राज्य की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो एक तो उड़ीसा के हो गए मुरलीधर साहब, ठीक है। एक हिमा कोहली साहब हैं, साहिबा हैं, वो तेलंगाना की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है हिमा कोहली से। ठीक है, तो मुरलीधर उधर उड़ीसा के हो गए और ये तेलंगाना की हो गई हैं। आजकल दो दो लेडी हैं इस समय हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। एक है हमारी इंदू मल्होत्रा। इंदू मल्होत्रा बहुत ही एक एमिनेंट, बहुत ही रिनाउंड वकील हैं, जिसको जो जिनका जज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इतनी रिनाउंड वकील थे कि उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए डायरेक्टली उनको हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो आपका हो गया इंदू मल्होत्रा। ठीक है, और एक है इंदिरा बनर्जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास की रह चुकी हैं। तमिलनाडु की चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु रह चुकी हैं आपकी इंदिरा बनर्जी। तो दो आपकी आजकल महिला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। और फिलहाल जो तेलंगाना की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है वो हिमा कोहली हैं। और जो आपका उड़ीसा के जो बने हैं वो मुरलीधर बने हैं, जीएस मुरलीधर। अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, जो मिसाइल है S-400 वो है रशिया की। ठीक है, रशिया ने बहुत अच्छी एक मिसाइल बनाई है जिसको दुनिया भर में भेजता है। इंडिया का भी एक इंडिया ने परचेज किया हुआ है, इंडिया ने, चाइना ने, सबने खरीदा हुआ है। तो अमेरिका ने बोला है कि आप टर्की को नहीं दे सकते, टर्की बैन लगा दिया गया है। टर्की आजकल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। टर्की अभी जो वॉर हुआ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, तो टर्की का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा उसके अंदर। ठीक है, तो टर्की ज़्यादा ना आगे बढ़ पाए, और टर्की अपने आप को जिस तरह से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसका नेता अपने आप घोषित कर चाहता है कि वो सऊदी अरब को पछाड़ के कोई बन जाए, तो टर्की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम जो था, डिफेंस सिस्टम, वो उसको रशिया ना बेच पाए टर्की, इसने टर्की पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, अब टर्की की बात हो रही है तो आपको ये ब्लैक सी है उसके बारे में पता होना चाहिए, मेडिटेरेनियन सी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैप है, आप उसको देखिएगा कि क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक सी के चार इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आप देखिए, राइट से हम घुमाते हैं, टर्की है, ऊपर देखिए जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ठीक है, तो ये 4-5 कंट्रीज हैं जिनके चारों तरफ ब्लैक सी होता है। इसी तरह से कैस्पियन सी होगा, इसी तरह से और बाकी सीज होंगे। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन से सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है इस तरह से, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया है। ठीक है, इससे मेडिटेरियन सी है, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके अंदर सवाल आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है सवाल मेडिटेरियन सी के ऊपर, कि कौन सी कंट्री का कोस्ट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इसके अंदर। किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? दोस्तों, बिहार सरकार ने बोला है कि उसके लोगों को मुफ्त टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीनेशन है वो दी। जो आजकल कोरोना का वैसे प्रकोप चल रहा है, तो वैक्सीनेशन उसके साथ देगी इसमें। दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप
कुछ दिक्कत है, समस्या है, तब भी आप मुझे 8317040152 कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था।